फाइनली इस वीडियो में मैं आपसे बहुत कुछ चर्चा करने जा रहा हूँ सीएचओ एग्ज़ाम को लेकर। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, जिसमें सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ सीएचओ एग्ज़ाम के रिजल्ट को लेकर। आज बोर्ड अध्यक्ष ने क्या कहा है और अब रिजल्ट कब तक जारी होगा उसके बारे में चर्चा करूँगा। और जो स्टूडेंट के रिव्यू आए हैं कट ऑफ को लेकर, उससे लगता है कि कट ऑफ है वो पिछली बार से ज़्यादा रहेगी। उसके पीछे का कारण भी आपको बताऊँगा। और जहां पर खाली पद रहने वाले हैं वहां पर उसी कैटेगरी में कैसे भरे जाएंगे उसके बारे में भी प्रूफ के साथ बात करूंगा। और जो यहाँ मैंने लिखा है कि बोनस नंबर क्यों नहीं मिलेगा उसके पीछे का भी रीजन बताऊंगा, क्योंकि किसी किसी को ये लग रहा है कि क्वेश्चन डिलीट होने पर बोनस नंबर मिलेगा, जबकि बोनस नंबर नहीं मिलेगा। और इसके अलावा कैटेगरी वाइज कट ऑफ कितनी जा सकती है उसके बारे में भी स्टूडेंट के रिव्यू के आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को बिना स्किप के कंप्लीट देखें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि कल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि स्क्रूटनी फॉर्म है वो आपको कैसे भरना होगा सीएचओ एग्जाम को लेकर। रिजल्ट के बाद जब आपका डीवी शुरू होगा तो उससे पहले आपसे एक स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया जाता है, वो आपको कैसे भरना होगा इस पर मैं कल वीडियो लेके आऊँगा। और रिजल्ट जारी होने पर उसमें आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये आप कैटेगरी वाइज कैसे चेक करोगे, ये रिजल्ट आने पर आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर सीएचओ ही नहीं एनएचएम के कोई भी कैडर के एग्जाम को, चाहे रिजल्ट को लेकर, चाहे डीवी को लेकर, चाहे पदों में वर्दी को लेकर कोई भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। राजमेष में पदों में वर्दी को लेकर अभी कोई सूचना ऑफिशियली जारी नहीं हुई है, जैसे ही सूचना जारी होगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और एनएचएम के तो 6 कैडर में पदों के वर्दी का वर्गीकरण मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। अगर जिनको भी वो पीडीएफ देखनी है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में भी पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं आज बोर्ड अध्यक्ष ने रिजल्ट को लेकर क्या कहा है, और उसके बाद स्टूडेंट के रिव्यू क्या है वो मैं कैटेगरी वाइज बताने जा रहा हूं। और अगर आपको हम पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, जो स्टूडेंट ने जहाँ रिव्यू दिया है उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसके कमेंट बॉक्स में आप जाके देख सकते हो। वहाँ स्टूडेंट ने जो अपने मार्क्स बताए वही मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं, जब किसी स्टूडेंट द्वारा ट्वीट के माध्यम से ये पूछा गया कि सर आपसे कुछ स्टूडेंट मिले, तब आपने बोला था कि सीएचओ का रिजल्ट तैयार है, बस संशोधित विज्ञप्ति जारी करने के बाद रिजल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन अब इसका इंतजार है। यानी कि यहाँ एक स्टूडेंट का ये कहना है कि आपने तो कहा था कि एनएचएम सीएचओ का रिजल्ट तो तैयार है, बस संशोधित विज्ञप्ति जारी हो जाए उसके बाद रिजल्ट जारी हो जाएगा। और संशोधित विज्ञप्ति है वो भी 21 तारीख को, यानी कि 21 अक्टूबर को जारी हो चुकी थी, जिसमें सीएचओ में 1300 पदों में वृद्धि की गई है। कौन सी कैटेगरी में कितने पद बढ़े हैं वो भी मैं ऑलरेडी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको बता चुका हूं, आप हमारा वीडियो जाके देख सकते हैं। तो लेकिन अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया, तो इस पर बोर्ड अध्यक्ष ने कहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि एक भर्ती या हर पॉइंट के लिए हम बोर्ड मीटिंग रोज नहीं करते। यानी कि बोर्ड अध्यक्ष का कहना है किसी एक भर्ती के रिजल्ट को लेकर या हर नए पॉइंट के लिए हम हमेशा बोर्ड मीटिंग नहीं करते हैं। कई मुद्दों की लिस्ट होती है, एजेंडा होता है, और उस हिसाब से हम बोर्ड मीटिंग प्लान होती है। अगली बोर्ड मीटिंग 31 अक्टूबर को प्लान की गई है, और सीएचओ का रिजल्ट भी आपको इस बोर्ड मीटिंग में देखने को मिलेगा। यानी कि 31 अक्टूबर को आपको सीएचओ रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। आज भी इन्होंने कह दिया है कि अगली बोर्ड मीटिंग 31 अक्टूबर है, और एक बार इन्होंने कहा भी था कि एनएचएम के कुछ रिजल्ट आपको 31 अक्टूबर देखने को मिलेगा, उसमें इंक्लूड में भी स्पेशल सीएचओ भी लिखा था, और कुछ रिजल्ट नवंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेंगे। तो अब देखना यह होगा कि 31 अक्टूबर को सीएचओ का तो रिजल्ट जारी हो जाएगा, और इसके अलावा एनएचएम के कौन से रिजल्ट जारी होंगे वो देखना होगा। और जैसे ही सीएचओ का रिजल्ट जारी हो जाएगा उसके बाद आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा कि उसमें पदों में जो वर्दी है वो पदों में वर्दी के बाद इसमें आपकी जो रैंक वाइज रिजल्ट आया उसमें आपको कैसे चेक करना है कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि पदों में वर्दी हुई है तो कुछ कैटेगरी में पद बड़े हैं, तो उसमें कितने बड़े वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो रिजल्ट को लेकर ये कह दिया गया है कि 31 अक्टूबर को बोर्ड मीटिंग है, तो उसमें आपके चांस है सीएचओ एग्जाम के रिजल्ट जारी होने के। अब मैं पहले स्टूडेंट के रिव्यू बता देता हूँ कैटेगरी वाइज के कितने स्टूडेंट के रिव्यू किस तरह से आए हैं, और उसके बाद मैं बात करूँगा कि अगर कहीं पर खाली पद रह जाए, क्योंकि खाली पद रहने हैं, क्योंकि इस बार आपको मालूम है 40% वाला रूल है, अगर 40% नहीं बने तो वो सीट खाली रह जाती है।
तो अगर किसी कैटेगरी में, क्योंकि किस कैटेगरी में खाली रहने के चांस है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लास्ट बार भी आपने CHO का रिजल्ट देखा होगा और पिछली बार की तुलना में इस बार कट ऑफ ज़्यादा रहने के पीछे का कारण भी बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप स्टूडेंट के रिव्यू कैटेगरी वाइज बता देता हूँ। सबसे पहले जो स्टूडेंट के रिव्यू आए हैं वो मैं आपको वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसके आप कमेंट बॉक्स में भी जाके चेक कर सकते हैं। जो मैं बता रहा हूँ वो स्टूडेंट के रिव्यू आए। OBC कैटेगरी की मैं अगर बात करूँ तो OBC कैटेगरी में जो स्टूडेंट के रिव्यू आए, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं हमारे 275 नंबर बन रहे हैं, कोई कह रहा है मेरे 83 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कोई कह रहा है मेरा 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कोई कह रहा है कि मेरा 248 नंबर बन रहे हैं। तो कुछ स्टूडेंट के रिव्यू आए कि 68 क्वेश्चन सही हुए, कुछ कह रहे हैं 249 नंबर बन रहे हैं, किसी के 83 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 66 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 63 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 105 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 86 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 81 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 89 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, किसी के 82 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इस तरह से स्टूडेंट के रिव्यू आ रहे हैं। और आपको मालूम है 40% लाने के लिए आपको 60 क्वेश्चन मिनिमम सही करने कंपलसरी है, तभी आपकी सीट अगर खाली रहेगी तो आपको चांस मिलेगा। अगर आपके 60 से कम क्वेश्चन सही हो रहे तो आपको चांस नहीं मिलेगा, फिर अगर आपकी सीट भी खाली रहेगी तो भी आपको नहीं लिया जाएगा। इसी तरह SC ST वालों के लिए 53 क्वेश्चन मिनिमम सही करने कंपलसरी है। अगर 53 से कम सही हो रहे तो सीट खाली रह जाएगी, लेकिन आपको नहीं लिया जाएगा। अब बात ये आती है जो विडो कैटेगरी होती है या फिर आप देख सकते हैं परित्यक्ता विधवा कैटेगरी होती है, उसमें इतने बनने बहुत कम बनते हैं। आपको मैं पिछली कट ऑफ बताऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा कि जो विधवा श्रेणी है, परित्यक्ता श्रेणी है, एक्स सर्विसमैन, उसमें कितने नंबर आए स्टूडेंट के। तो उस आधार पर लग रहा है कि इस बार भी वो सीटें खाली रहेगी। तो वो सीटें खाली रहने पर किस तरह से भरी जाएगी उस पर भी वीडियो में चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो OBC के रिव्यू इस तरह से आया, लास्ट में मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी बता दूंगा आपको। इसके बाद मैं बात कर रहा हूँ SC कैटेगरी में जो स्टूडेंट के रिव्यू आए हैं वो क्या रिव्यू हैं। तो SC कैटेगरी में स्टूडेंट कह रहे हैं 230 नंबर आ रहे हैं, तो कोई बोल रहा है कि मेरे 106 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं 103 क्वेश्चन सही हो रहे हैं काट काट कर, कुछ बता रहे 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कोई बता रहे 106 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कोई बता रहे 74 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कोई बता रहा है 110 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कोई कह रहा है 135 नंबर बन रहे हैं, तो कोई कह रहा है 106 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कोई कह रहा है 101 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट बता रहे हैं 93 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कुछ बता रहे हैं 72 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कोई कह रहा है 249 नंबर आ रहा है, कोई कह रहा है 114 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कोई कह रहा है 86 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। यानी कि इस तरह से रिव्यू आ रहे हैं। तो SC कैटेगरी में भी जहाँ तक मुझे लगता है कि इस बार आपके पद खाली रहने की संभावना कम है। बाकी रिजल्ट आने पर पता चल जाएगा कि कौन सी कैटेगरी में कितने पद खाली रह रहे हैं। ST कैटेगरी की अगली मैं बात करूं तो ST कैटेगरी में भी स्टूडेंट के रिव्यू ज़्यादा है, यानी कि ज़्यादा जो रिव्यू आए वो ST SC OBC इन कैटेगरी से आए। तो ST कैटेगरी से जो रिव्यू आए वो 109 क्वेश्चन का आया, कोई कह रहा है 324 नंबर बन रहे हैं, कोई कह रहा है 87 क्वेश्चन सही हो रहे, कोई कह रहा है 76 क्वेश्चन सही हो रहे, कोई कह रहा है 114 क्वेश्चन सही हुए, कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं 12। अब देखो जिनके कॉमन हो रहे हैं ना, जैसे कि 3-4 अगर स्टूडेंट कह रहे हैं हमारे 12 तो उनको मैंने एक बार ही काउंट किया है। तो कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं 82 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कुछ कह रहे हैं 93 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कुछ क्वेश्चन कह रहे हैं स्टूडेंट 100 क्वेश्चन सही हुए, कोई कह रहा है 96 क्वेश्चन सही हुए, कोई स्टूडेंट कह रहा है 120 क्वेश्चन सही हुए। EWS कैटेगरी की बात करूं तो इस कैटेगरी से और जनरल कैटेगरी से ज़्यादा रिव्यू नहीं है, जितने आए वो बता देता हूं। EWS कैटेगरी में स्टूडेंट कह रहे हैं 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कोई कह रहा है 235 नंबर बन रहे हैं, कोई कह रहा है 85 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कोई कह रहा है 109 क्वेश्चन सही हुए, कोई कह रहा है 91 क्वेश्चन सही हुए, कोई कह रहा है 110 क्वेश्चन सही हुए। और जनरल कैटेगरी से भी कोई कह रहे हैं कि हमारे 250 नंबर बन रहे हैं, कोई कह रहा है 106 क्वेश्चन सही हुए, कोई कह रहा है 84 क्वेश्चन सही हुए, कोई कह रहा है 203 नंबर बन रहे हैं, कोई कह रहा है 94 क्वेश्चन सही हुए। अब बात सबसे पहले मैं करने जा रहा हूँ कि लास्ट बार की तुलना में इस बार कट ऑफ के ज़्यादा रहने के कारण और उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ। देखिए सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ जो कट ऑफ है इस बार आपके, ये तो श्योर है कि जनरल OBC EWS इनकी जो कट ऑफ है, अब देखो 60 क्वेश्चन सही करने कंपलसरी है, एक क्वेश्चन 3 नंबर का, यानी कि 180 से तो ज़्यादा ही रहेगी, ये तो श्योर है 100%। क्योंकि इससे कम रहने पर खाली सीटें रह जाएगी लेकिन आपको नहीं लिया जाएगा, क्योंकि मिनिमम 40% वाला रूल है। और जो SC ST कैटेगरी है उनके लिए 53 के मान के चलिए, यानी कि 159।
159, 160 मान के चलिए, 160 से ज़्यादा ही रहने वाली कट ऑफ। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि लास्ट बार की तुलना में कट ऑफ वो ज़्यादा रहने की चांस ज़्यादा है, क्योंकि आप देख सकते हैं लास्ट बार की जो कट ऑफ है, एक तो है कि लास्ट बार की तुलना में इस बार, पिछली बार 400 नंबर का था पेपर, इस बार पेपर 450 नंबर का। इस बार थोड़ा पैटर्न में भी बदलाव हुआ है। क्या हुआ, पिछली बार सब्जेक्टिव पार्ट ही ज़्यादा था, 100 क्वेश्चन थे, इस बार आपके 150 क्वेश्चन थे। इस बार आपका सब्जेक्टिव पार्ट 60% था, बाकी 40% पार्ट ऐसा था जिसने क्योंकि सब्जेक्टिव पार्ट में तो लगभग सभी बराबर रहेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा पार्ट जोड़ा गया उसमें वही बाजी मार सकता है जिसकी जो अच्छी पकड़ हो। यानी कि जो 40% है इस बार, वो आपका उसमें NHM भी इंक्लूड था, इसमें आपके हिंदी भी इंक्लूड थी, इंग्लिश भी थी, कंप्यूटर भी थी, GK भी थी, करंट अफेयर भी थी, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूड थी। यानी कि जिन्होंने 40% पे ज़्यादा पकड़ रखी है उसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ इस बार CHO में। सब्जेक्टिव तो सब कुछ बराबर चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर क्या ये 40% वालों को ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, लेकिन जिन्होंने इस 40% को ज़्यादा महत्व दिया है उसके अच्छे नंबर आएंगे। आप रिजल्ट के समय भी देख सकते हैं। बाकी पिछली बार की तुलना करें तो पिछली बार एक तो आपके पद भी ज़्यादा थे, क्योंकि पिछली बार जो CHO NHM का एग्ज़ाम लास्ट ईयर हुआ था उसमें आपके 5261 पद थे, और इस बार आपके पद भी कम है, अब 1300 बढ़ गए हैं, इसलिए आपके कितने हो गए, 3934। इस बार 3934 ही पद है, और पिछली बार आपके पद भी ज़्यादा थे। दूसरी रही बात कि पिछली बार एग्ज़ाम है वो लगभग 70,000 के करीब स्टूडेंट ने दिया था, और इस बार जो एग्ज़ाम भी है वो लगभग 73,000 के करीब स्टूडेंट, यानी कि इस बार परीक्षा भी ज़्यादा स्टूडेंट ने दी थी और पद भी कम थे। और इस बार आपको मालूम है 40% वाला रूल भी है। तो पिछली बार अगर मैं बात करूं 100 में से कितने क्वेश्चन सही होने पर स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे, वो मैं आपको बता देता हूं। जनरल की अगर मैं बात करूं तो जो कट ऑफ गई थी प्री DB की, उसमें लास्ट बार 51 क्वेश्चन 100 में से जिसके सही हो रहे थे उसका सिलेक्शन हुआ था। OBC की बात करूं तो लास्ट बार जिनके 46 क्वेश्चन 100 में से सही हुए थे उसका सिलेक्शन हुआ था। 2 गुना की बात कर रहा हूँ, यानी कि प्री DB रिजल्ट की बात कर रहा हूँ। MBC कैटेगरी की बात करूँ तो लास्ट बार जिनके 38 क्वेश्चन सही हुए उनका सिलेक्शन हुआ था। EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS कैटेगरी में लास्ट बार जिनके 42 क्वेश्चन सही हुए थे उनका सिलेक्शन हुआ था। SC कैटेगरी की बात करें जिनके 43 क्वेश्चन सही हुए थे उनका सिलेक्शन हुआ था। ST कैटेगरी की बात करें 35 क्वेश्चन सही हुए उनका सिलेक्शन हुआ था। अब MBC में लास्ट ईयर तो 38 क्वेश्चन सही होने वालों का हो गया था, 38% वालों का, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो इस बार मैं मोटे मोटे तौर पर स्टूडेंट के जो रिव्यू आए उसके आधार पर देखूं तो जनरल के लिए जहाँ तक 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी जहाँ तक मुझे लगता है जनरल कैटेगरी में 87+ क्वेश्चन जिनके राइट हो रहे हैं उनका 2 गुना में सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। OBC कैटेगरी की बात करें तो OBC कैटेगरी में 80+ क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं उनके चांसेस हैं। MBC कैटेगरी की बात करें तो MBC कैटेगरी में जिनके 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 70+, उनके चांसेस हैं। EWS कैटेगरी की बात करें तो EWS कैटेगरी में जिनके 77+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनके चांसेस हैं। SC कैटेगरी की बात करें तो SC कैटेगरी में जिनके 68+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनके चांसेस हैं, और ST कैटेगरी की बात करें तो उनमें 65+ क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो उनके चांसेस। अब आप देखिए पिछली बार जो रिजल्ट आया है उसमें आप विंडो में देखिए 3 नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ, DIV में भी 73 नंबर वालों का सिलेक्शन हुआ, एक्स सर्विसमैन में 93 नंबर है, ये 400 में से नंबर है, सिलेक्शन हुआ। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पिछली बार आपके 40% वाला रूल नहीं था, लेकिन इस बार ये आपका 40% वाला रूल है। तो अब सवाल ये आता है कि इस बार भी अगर इतने नंबर आए तो इनका तो नंबर नहीं आएगा, तो फिर इनमें कितने पद है वो भी पहले आप जान लीजिए, और वो पद फिर किस तरह से भरे जाएंगे। क्या वो खाली रहेंगे? वो खाली नहीं रहेंगे, वो भरे जाएंगे। वो कैसे भरे जाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं अब EWS में लास्ट बार फीमेल के 136 में सिलेक्शन हो गया था, DIV में आप देख सकते हैं 55 में सिलेक्शन हो गया था। SC कैटेगरी में आप देख लीजिए DIV में 1 नंबर का सिलेक्शन हो गया, ST में 139 का हो गया, 4 नंबर वालों का सिलेक्शन हो गया। लेकिन इस बार आप ऐसा नहीं होगा। तो इस बार पहले आप देख लीजिए इनमें पद कितने हैं
और उसके बाद बात करूँगा कि इनके पद किस तरह से भरे जाएंगे। तो सबसे पहले नॉन टीएसपी में आप देखिए, जनरल कैटेगरी में, विधवा कैटेगरी में 92 पद हैं, परित्यक्ता में 22 पद हैं। इसी तरह अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं विधवा में आपके 40 पद हैं, परित्यक्ता में 10 पद हैं। इसी तरह अनुसूचित जनजाति की बात करूं यानी कि एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं विधवा के 30 पद हैं, परित्यक्ता के 7 पद हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कल मैं आपको बताने जाऊँगा कि स्क्रूटिनी फॉर्म है वो कैसे भरना होगा। आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से भरना होता है, लेकिन मैं आपको ऑफलाइन के माध्यम से समझाऊंगा कि किस तरह से आपको स्क्रूटिनी फॉर्म भरना होता है, और स्क्रूटिनी फॉर्म किन किन को भरना होगा ये रिजल्ट आने पर मैं आपको बता दूंगा। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो आप देख सकते हैं विधवा श्रेणी में 52 पद हैं और परित्यक्ता में कितने हैं, 13 पद हैं। अति पिछड़ा वर्ग की बात करूं यानी कि एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं विधवा के 12 पद हैं, परित्यक्ता के 3 पद हैं। इसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं विधवा के 25 पद हैं और परित्यक्ता के 6 पद हैं। शहरी जाति की बात करें तो इसमें आप देख सकते हैं जनरल के 10 है, सामान्य में के 3 हैं और विधवा का 1 है। इसके बाद टीएसपी में भी आप एक बार देख लीजिए कितने पद हैं। टीएसपी में जनरल कैटेगरी में बात करें तो विधवा के 30 पद हैं, परित्यक्ता के 7 हैं। और अनुसूचित जाति यानी कि एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में विधवा में 3 पद है, परित्यक्ता का कोई पद नहीं है। और अनुसूचित जनजाति की बात करें यानी कि एसटी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ विधवा में 28 पद हैं और परित्यक्ता में 6 पद हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर इनके पद खाली रहेंगे तो वो कैसे भरे जाएंगे, उसका भी मैं आपको प्रूफ के साथ उदाहरण बता रहा हूँ। क्योंकि ये आप जब एडवर्टाइजमेंट देखोगे एनएचएम का, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो कैटेगरी के अंदर कैटेगरी यानी कि सब कैटेगरी में अगर कोई पद खाली रह जाता है तो उसे किस तरह से भरा जाता है। इसके लिए आपको ये आप देख सकते हैं महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण। इसके लिए आपको पॉइंट नंबर 4 और पॉइंट नंबर 5 आपको विस्तार से देखना होगा। पॉइंट नंबर 4 में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि महिलाओं हेतु रिक्तियों का आरक्षण हॉरिजॉन्टल कैटेगरी वाइज 30% होगा, यानी कि महिलाओं का जो खाली पद है उसका 30% हिस्सा है। महिला स्टूडेंट का आरक्षण उस संबंधित प्रवर्ग में जिनकी वे महिला आवेदक हैं आनुपातिक रूप से समायोजित किया जाएगा। मतलब कि महिलाओं का जो आरक्षण है वो उनकी कैटेगरी है, अगर कोई ओबीसी से है तो उनके ओबीसी के साथ समायोजित किया जाता है, कोई एससी में है तो उसका एससी कैटेगरी से समायोजित किया जाता है, कोई एसटी का है तो उसके एसटी कैटेगरी से समायोजित किया जाता है। अब यहाँ स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि किसी वर्ग अनारक्षित पद, चाहे वो अनारक्षित पद हो, सामान्य वर्ग हो, अनुसूचित जाति एससी कैटेगरी हो, अनुसूचित जनजाति एसटी कैटेगरी हो, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी हो, या अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एमबीसी कैटेगरी हो, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, कि पात्र और उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। यानी कि अगर बोर्ड के पास 40% वाला रूल है, आपको मालूम है, और एससी एसटी के लिए 35% वाला रूल है, अगर उन्हें उनकी कैटेगरी में, जैसे कि मैं मान लेता हूँ ओबीसी कैटेगरी, तो ओबीसी कैटेगरी में अगर उन्हें कोई भी फीमेल कैंडिडेट नहीं मिलती है जिसके 40% बने हो, तो उस कंडीशन पर वो क्या करेंगे, जैसे कि फीमेल के 40 पद हैं तो ये 40 के 40 जो पद हैं वो खाली नहीं रहेंगे, वो ओबीसी की जो जनरल कैटेगरी है, ओबीसी की जनरल कैटेगरी में कह रहा हूँ, उसके साथ ऐड कर दिए जाएंगे, यानी कि पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि उपयुक्त महिला आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरुष आवेदक से भरा जाएगा। और जाति प्रमाण पत्र के बारे में विवाहित महिलाओं के लिए ये लिखा है कि उनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो अपने पिता के नाम, निवास स्थान, आय के आधार पर ही बनाए, वही आपको प्रस्तुत करना होगा, नॉन क्रीमिलियर का। और पति के नाम, आय के आधार पर अगर आप जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करोगे तो वो आपका मान्य नहीं होगा। अब सवाल खड़ा होता है कि महिलाओं के लिए तो ये बता दिया, लेकिन जो विधवा कैटेगरी है, परित्यक्ता कैटेगरी है महिलाओं की, महिलाओं में भी अलग अलग कैटेगरी, तो उनके अगर पद खाली रह जाएंगे तो वो पद किस तरह से भरे जाएंगे। तो उसमें भी आप 5 नंबर पॉइंट देख सकते हैं कि महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाए गए पदों में नियमानुसार 8% पद विधवा और 2% परित्यक्ता महिलाओं के लिए आरक्षित है। देखो, महिलाओं के लिए 30% आरक्षित पद है, और महिलाओं के अंदर भी विधवा के लिए 8% आरक्षित है, और परित्यक्ता के लिए 2% पद है वो आरक्षित है। यदि पर्याप्त विधवा स्टूडेंट उपलब्ध नहीं होती है तो विधवा के लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की परित्यक्ता से भरा जाएगा।
यानी कि अगर कोई एससी कैटेगरी है, एससी कैटेगरी में जनरल से स्टूडेंट मिल चुके हैं, फीमेल से भी मिल चुके हैं, परित्यक्ता से भी मिल चुके हैं, लेकिन विधवा श्रेणी से कोई स्टूडेंट नहीं मिला है, तो उस कंडीशन पर विधवा श्रेणी में जितने भी पद है, चाहे वो 3 पद हो, 4 पद हो, वो सबसे पहले तो परित्यक्ता श्रेणी की महिलाएं हैं उनके साथ ऐड कर दिए जाएंगे। इसी प्रकार यदि पर्याप्त परित्यक्ता स्टूडेंट उपलब्ध नहीं हो तो उनकी आरक्षित पद उसी श्रेणी की विधवा महिला से भरें। अब अगर ऐसा हो कि परित्यक्ता में नहीं मिल रहे हैं, विधवा श्रेणी में तो सभी स्टूडेंट मिल चुके हैं, अब खाली पद रह गए हैं परित्यक्ता में, तो उस कंडीशन पर परित्यक्ता के जो पद है 3-4 वो विधवा श्रेणी में ऐड कर दिए जाएंगे। अब अगर कंडीशन इस तरह से आ जाए कि विधवा श्रेणी के भी पद खाली है, कोई स्टूडेंट नहीं मिल रहा है, और परित्यक्ता श्रेणी में भी कोई स्टूडेंट नहीं मिल रहा है, तो उस कंडीशन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि यदि विधवा और परित्यक्ता दोनों ही पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं होती है तो इनके लिए आरक्षित पद को उसी श्रेणी की सामान्य महिला से भरा जाएगा। यानी कि उस कंडीशन पर क्या होगा, जैसे कि एससी कैटेगरी का उदाहरण मानो, जनरल कैटेगरी होती है, एक फीमेल कैटेगरी होती है, फिर फीमेल के अंदर विधवा और परित्यक्ता होती है कैटेगरी। अब अगर स्टूडेंट बोर्ड के पास परित्यक्ता के स्टूडेंट मिल गए लेकिन विधवा श्रेणी का कोई स्टूडेंट नहीं मिला, तो सबसे पहले मेजोरिटी ये रहेगी कि विधवा श्रेणी के जितने पद है वो परित्यक्ता के साथ ऐड कर दिए जाएंगे, या फिर विधवा श्रेणी के स्टूडेंट मिल गए, परित्यक्ता के नहीं मिले, तो बोर्ड की मेजोरिटी पहले ये रहेगी कि परित्यक्ता के जितने पद हैं वो विधवा श्रेणी के साथ ऐड कर दिए जाएंगे। अब अगर बोर्ड के पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि इन दोनों के स्टूडेंट नहीं मिले हैं, अब पद पड़े कितने 12 से 14, तो इनका ये क्या करेंगे, ये सबसे पहले मेजोरिटी फीमेल को देंगे, यानी कि जो ऐसी कैटेगरी में फीमेल हैं उनको दे दिए जाएंगे वो पद। अगर फीमेल के भी खाली रहते उस कंडीशन पर एससी कैटेगरी के जनरल को दिए जाते, फिर जनरल के खाली रहेंगे तो फिर आगे मैन जनरल को नहीं मिलेंगे, उस कंडीशन पर वो पद फिर खाली रहेंगे और आगामी भर्ती परीक्षा होगी उसके साथ ऐड कर लिए जाएंगे। तो इस तरह से चाहे वो एससी कैटेगरी का हो, एसटी कैटेगरी का हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का हो या ओबीसी कैटेगरी का हो, उनके अंदर के जो पद है चाहे वो फीमेल के हो, चाहे परित्यक्ता फीमेल के हो, चाहे आपके विधवा फीमेल के हो, उनके पद किस तरह से ऐड किए जाते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। जिनको भी डाउट है वो मैं उम्मीद करता हूं आपका डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। अब आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि विधवा आवेदक होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा जारी पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र और परित्यक्ता महिला को विवाह विच्छेद का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। देखो, डीवी के समय परित्यक्ता श्रेणी की महिला, विधवा श्रेणी की महिलाओं को उनकी कैटेगरी का तभी लाभ मिलेगा जब वो अपना प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे, और परित्यक्ता महिलाओं को विवाह विच्छेद का जो न्यायालय आदेश इस भर्ती में आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है उससे पूर्व का प्रस्तुत करना होगा। यानी कि जो आपके जैसे सीएचओ एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म की जो अंतिम तिथि थी उससे पहले का आपको प्रस्तुत करना होगा न्यायालय आदेश। अब मेन चीज़ आती है, बहुत स्टूडेंट को ये डाउट है बोनस कितना मिलेगा। बोनस नहीं मिलेगा, यानी कि डिलीट क्वेश्चन का बोनस बिल्कुल नहीं मिलेगा। अब जैसे सीएचओ एग्ज़ाम आपका कितने नंबर का था, मैं विस्तार से समझा रहा हूँ। 150 क्वेश्चन थे, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का था, 450 नंबर का पेपर है। माना कि सीएचओ में ऑब्जेक्शन लगे और किसी स्टूडेंट को ये भी डाउट आ रहा है कि ऑब्जेक्शन वाली आंसर की कब आएगी। ऑब्जेक्शन वाली आंसर की, जैसे फाइनल आंसर की कहते हैं, वो बोर्ड रिजल्ट के बाद जारी करता है, यानी कि प्री डीवी का रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि अभी तक जिन कैडर का रिजल्ट आ चुका है उनकी फाइनल आंसर की आ चुकी है। तो रिजल्ट के बाद हो सकता है रिजल्ट के ही दिन जारी कर दे या उसके 2-3 दिन बाद जारी करे। कभी कभी रिजल्ट के साथ ही जारी कर देते, तो कभी कभी 2-3 दिन बाद जारी कर देते, लेकिन जारी हो जाएगी फाइनल आंसर की। और जब आपको पता चल जाता है कि रिजल्ट में 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन जितने भी डिलीट होते हैं, अब मान लेते हैं कि अगर आपके सीएचओ एग्जाम में, जैसे कि मैंने मान लिया सपोज दैट 6 क्वेश्चन डिलीट हुए, तो अब स्टूडेंट को ये लग रहा है कि ये 6 क्वेश्चन डिलीट हुए 3 नंबर के, यानी कि 18 नंबर बोनस मिलेगा। बिल्कुल नहीं मिलेगा, यह आपका भ्रम है। यहाँ पर आपको अगर 6 क्वेश्चन, माना कि बोर्ड कल कह दे कि 6 क्वेश्चन आपके रिजल्ट में पता चले डिलीट हुए हैं, तो उसके 3 से हुए 18 नंबर, तो ये 18 नंबर आपको बोनस नहीं मिलते। ये 18 नंबर ना तो बोनस मिलेंगे और ना ही जिन स्टूडेंट को ये लगता है कि जिन्होंने ऑब्जेक्शन लगे हैं उन्हीं स्टूडेंट को बोनस मिलेंगे, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन डिलीट हुआ, उसके नंबर बोनस मिलने के बजाय बाकी के क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांट दिए जाते हैं, और वो बांटे जाते हैं की फैक्टर के द्वारा। की फैक्टर से कैसे बांटे जाते हैं तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक क्वेश्चन 3 नंबर का की फैक्टर से कैसे निकाला जाता है। की फैक्टर का फॉर्मूला ये कहता है, और ये जो की फैक्टर का फॉर्मूला आपको रिजल्ट की पीडीएफ में देखने को मिलेगी। देखो, रिजल्ट आने पर आपको सभी विस्तार से बता दिया जाएगा कि रिजल्ट आपका रैंक वाइज आएगा,
और उस रैंक से जिन स्टूडेंट का रैंक में नाम नहीं है वो अपने मार्क्स कैसे देखेंगे, क्योंकि जिनका रैंक में नाम होगा वो तो उनके रैंक के साथ मार्क्स लिखे होंगे, लेकिन जिनका रैंक में नाम नहीं होगा वो स्टूडेंट मार्क्स के लिए मार्क्स का एक फॉर्मूला भी दे रखा होगा, उससे मैं आपको रिजल्ट के समय बता दूंगा। चांसेस ज़्यादा 31 अक्टूबर के ये CHO रिजल्ट का। बाकी देखते हैं 99% CHO रिजल्ट 31 अक्टूबर को ही जारी होगा, और फिर कोई अगर प्रॉब्लम आ जाती है तो वो अलग बात है। रिजल्ट आने पर आपको बता दिया जाएगा कि जिन स्टूडेंट की जो रैंक है उससे वो कैसे चेक करें कि उनका फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये सभी चर्चा आपके रिजल्ट पर की जाएगी, और कल आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्क्रूटिनी फॉर्म कैसे भरेंगे उसके बारे में भी वीडियो लेके आऊँगा। इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें। अब ये की फैक्टर मैं हर वीडियो में बताता हूँ लास्ट में, ताकि जो स्टूडेंट पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं उन्हें पता चल सके। की फैक्टर के फॉर्मूले से आपका एक क्वेश्चन 3 नंबर का कैसे होता है वो पहले बता देता हूँ, और उसके बाद बात करूँगा कि जो डिलीट क्वेश्चन है वो बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से बांटे जाते हैं। देखो, की फैक्टर का फॉर्मूला ये कहता है, सबसे पहले आपको लिखना होता है मैक्सिमम मार्क्स। फॉर्मूला ही बता देता हूँ पहले। की फैक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, मैक्सिमम मार्क्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन इनटू टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन अपॉन वैलिड इक्वेशन। ये होता है की फैक्टर का फॉर्मूला, और मार्क्स के फॉर्मूले में आपका की फैक्टर को भी ऐड किया जाता है। अब मार्क्स का फॉर्मूला क्या होता है, उसमें आपका ये होता है कि राइट क्वेश्चन इनटू की फैक्टर, फिर माइनस रॉन्ग क्वेश्चन इनटू की फैक्टर अपॉन नेगेटिव 1/3 होती है तो 1/3, 1/4 होती है तो 1/4, फिर माइनस होता है। फिर जो 5 ऑप्शन जो नहीं भरते हैं उनके लिए होता है, उसमें होता है मैक्सिमम मार्क्स इनटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन इनटू 3। ये फार्मूला होता है मार्क्स का, और ये फार्मूला होता है की फैक्टर का। अब की फैक्टर से कैसे निकालते हैं नंबर, जैसे कि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है वो कैसे निकालेंगे मैं आपको वापस से बताता हूँ। मैक्सिमम मार्क्स जैसे कि आपको मालूम है पेपर 450 नंबर का था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मालूम है पेपर में 150 क्वेश्चन थे। फिर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको मालूम है 150 क्वेश्चन थे। नंबर ऑफ वैलिड, एग्जाम से पहले जो ये क्वेश्चन 3 नंबर का होता है उस समय आपके सभी क्वेश्चन वैलिड होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं 3 आया, 150 से 150 कटा, 0 से 0 कटा, 15 या 45। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है। अब अगर जैसे मैंने कहा 6 क्वेश्चन डिलीट हुए, 6 × 3 हुआ 18, तो ये 18 नंबर है, बोनस नहीं मिलते हैं। ये बाकी के क्वेश्चन के साथ किस तरह से बांटे जाते हैं वो बता जा रहा। जैसे आपने लिखा अभी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 450, सॉरी टोटल ना पेपर कितने का 450 का, टोटल क्वेश्चन 150, फिर आपने लिखा 150। अब यहाँ मैंने 150 लिखा है, लेकिन अब मैं वैलिड क्वेश्चन यहाँ 150 नहीं लिखूँगा। मैंने माना कि 6 क्वेश्चन डिलीट हुए, आप 150 में से 6 क्वेश्चन जो डिलीट हुए उसे हटाओगे, पीछे बचे 144। तो अब वैलिड क्वेश्चन कितने हुए 144, तो ये 144। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू है वो कुछ आएगी 3 दशमलव में, 3 दशमलव जो भी 1 या 2 0 या जो भी, तो जो दशमलव के बाद जो वैल्यू आएगी वो वही वैल्यू है जो कि 18 नंबर बाकी के 144 क्वेश्चन के साथ बराबर रूप से बांटे गए। तो इस तरह से बोनस नंबर नहीं मिलता है, बल्कि बाकी के जो क्वेश्चन होते हैं उसके साथ बराबर रूप से बांट दिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि जिन भी स्टूडेंट को ये डाउट था कि डिलीट क्वेश्चन के बोनस नंबर मिलते हैं, तो अब ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कट ऑफ लास्ट बार की तुलना में हाई रहने का कारण आप समझ गए होंगे कि पिछली बार आपके जो पद थे वो 5261 थे। पिछली बार कैंडिडेट भी 70,000 ने परीक्षा दी थी। इस बार आपके कैंडिडेट भी 3,000 से 3,500 करीब ज़्यादा है, और इसके अलावा इस बार आपके पद भी कम है, 3,934 है। और इस बार जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है, जिन्होंने 40% वाले पार्ट पर फोकस ज़्यादा किया है वही बाजी मार सकते हैं। बाकी स्टूडेंट को ये लग रहा है कि जो 8 कैडर के रिजल्ट आ चुके हैं उनमें 7 कैडर तो ऐसे हैं कि उसमें जितने पद है उतने स्टूडेंट भी नहीं मिले। उसके पीछे का ये कारण है कि जो अभी तक कैडर के रिजल्ट आए वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो जो 2 से लेकर 6 तारीख तक एग्ज़ाम उनके था, आप नोट कर लीजिए, अभी भी जाकर पेपर देख लीजिए। आपका जो NHM का एग्ज़ाम 2 टुकड़ों में हुआ था, यानी कि टोटल 19 एग्ज़ाम किस तरह से हुए थे कि एक तो पार्ट आपका 2 से 6 जून चला, फिर आपका अगला पार्ट 8 से 13 जून चला था। तो जो 2 से 6 जून का पेपर लेवल था और 8 से 13 जून का पेपर लेवल था उसमें फ़र्क था। 2 से 6 जून में पेपर में एक भी क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहा था,
लेकिन जब आप 8 से 13 तारीख के देखोगे पेपर तो उसमें आपको क्वेश्चन बहुत रिपीट हुए देखने को मिलेंगे। 7-8 क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और 7-8 क्वेश्चन रिपीट हुए मतलब कि कितने नंबर, 21 से 24 नंबर के क्वेश्चन रिपीट हो रहे थे। आपको मैंने हर पेपर का एनालिसिस भी इस यूट्यूब चैनल पर करवाया, आप जाके देख सकते हो। 2 जून से 13 जून की वीडियो, हर पेपर का मैंने एनालिसिस भी करवाया, और उसमें मैंने कहा था कि जो बाकी के चरण के एग्जाम हुए थे 8 से 13, उसमें आपके क्वेश्चन भी रिपीट हुए। और जो 2 से 6 जून में, इसमें स्टूडेंट भी कम बैठे थे, यानी कि किसी में आपके 75 बैठे थे, किसी में 1500 बैठे थे, किसी में 2500 बैठे थे, किसी में 3000 बैठे थे, ऐसे बैठे थे। लेकिन जो अभी आएंगे रिजल्ट, CH हुआ, ANM हुआ, GNM हुआ, इनमें स्टूडेंट ANM में 13,000 के करीब, CHO में 73,000 के करीब, GNM में भी कुछ ऐसे ही है, 75-80 ऐसे ही कुछ, बहुत 17,000 प्लस ही है स्टूडेंट जिन्होंने परीक्षा दी थी। तो इनमें पद है वो खाली रहने की संभावना कम है। बाकी रिजल्ट आने पर चर्चा की जाएगी। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी डाउट है तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। इसके अलावा जो स्टूडेंट का रिव्यू मैंने आपको बताया, अगर वो आप देखना चाहते हो स्टूडेंट ने ये क्या वाकई में रिव्यू दिया या मैं अपने मर्जी से बता रहा हूँ, तो उस वीडियो का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जाके देख सकते हो। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और NHM के कुछ रिजल्ट आपको 31 अक्टूबर को देखने को मिलेंगे, तो कुछ रिजल्ट आपको नवंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल जाएंगे। राजमेष में पदों में वृद्धि को लेकर अभी तो कोई ऑफिशियली नोटिस तो नहीं आया, लेकिन इसको लेकर और कोई सूचना आएगी तो आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बता दिया जाएगा। और GNM के पदों में वृद्धि की बात करें तो NHM के अंतर्गत तो GNM में पदों में वृद्धि नहीं की जाएगी, क्योंकि NHM के अंदर जिन भी कैडर में पदों में वृद्धि होनी थी वो हो चुकी है, और वो 6 कैडर है, वो उस पर मैं चर्चा ऑलरेडी कर चुका हूँ, और उसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी देखने को मिल जाएगी, आप जाके देख सकते हो। और जिन स्टूडेंट का रैंक में नाम नहीं होगा वो मार्क्स कैसे देखेंगे, वो तो मैंने आपको रिजल्ट की PDF में बता दिया, फॉर्मूला देखने को मिलेगा, उससे आप निकाल दोगे। लेकिन ऑफिशियली मार्क्स जब भी वेबसाइट पर अपलोड होंगे आपको बता दिया जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद विभाग की ओर से DV को लेकर भी जब भी अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से NHM एग्जाम के हर कैडर से रिलेटेड पल पल की अपडेट आपको दी जाएगी। अब किसी को कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।